गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मेरे संग की औरतें, और इसमें तो कुछ लेखिका का परिचय हो गया था और उसके आगे हमने थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट आगे से पढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें एक संस्मरणात्मक लेख हैं, जो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। संस्मरण मैंने बताया था कि किसे कहते हैं। स्मृति के आधार पर स्मृति यानी यादों के आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। और यहाँ लेखिका ने अपनी नानी, दादी, माँ और बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन इस पाठ में किया है। तो दादी जो लेखिका है वो स्मृति के आधार पर अपनी नानी के बारे में यहाँ वर्णन कर रही है। अपनी दादी, माँ और बहनों के व्यक्तित्व का यहाँ जो पाठ में वर्णन किया है, यानी जो विगत स्मृतियाँ थी उनके आधार पर। तो ये लेख भी क्या है, एक संस्मरण है। तो हम इसमें पढ़ रहे थे, लेखिका अपनी नानी के विषय में बता रही थी कि जब लेखिका की नानी का अंतिम समय पास आ जाता है तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी है प्यारेलाल शर्मा से मिलने की जो इच्छा है वो व्यक्त करती है। और इस बात को देखकर सारे लोग क्या रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो हमेशा पर्दा में रहने वाली जो औरत है, यानी पर्दा नशी, यानी जो पर्दे में रहने वाली, कम बोलने वाली जो औरत है, वो पराये मर्द से क्या खुद अपने ही जो मर्द है यानी अपने ही पति से कभी खुलकर बात नहीं करती थी, वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से मिलने की बात कहती है। तो इस तरह, और जो समय की नज़ाकत थी, यानी अंतिम समय था या समय जो नानी के पास था वो बहुत कम बचा हुआ था, इस बात को उसके पति जान जाते हैं और बिना किसी समय को गंवाए जो प्यारेलाल थे स्वतंत्रता सेनानी, उनको वो बुला लेते हैं और उनके हुजूर में यानी उनके सामने क्या कर देते हैं, पेश कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होता है। जब स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल नानी के पास आते हैं तो अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था। यानी अब उनकी बातों से सब हैरत दंग और हैरान तो रह गए थे, लेकिन जब जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा उनके सामने आते हैं, नानी के सामने, और उस समय जो नानी कहती है उस बात को सुनकर सब हैरत अंगेज में और ज़्यादा हैरत अंगेज हो गए थे। यानी हैरत अंगेज का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, यानी हैरत अंगेज बोलते हैं आश्चर्यजनक, यानी आश्चर्यचकित हो गए थे उनकी बातों को सुनकर, जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से कहा क्या? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी एक स्वतंत्रता सेनानी को बुलाती हैं। कभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, स्वतंत्रता सेनानी को वो जानती नहीं थी, फिर भी एक स्वतंत्रता सेनानी को बुलाती है और उनको बुलाकर कहती है कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी मेरी जो बेटी है उसके लिए पति का चयन आप करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हों। और क्या कहती है कि मेरी जो बेटी है उसके लिए पति का चयन आप करेंगे, क्योंकि मेरे पति तो क्या हैं, साहब हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार यानी आज्ञाकारी से हों। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बेखबर यानी
बेखबर बोलते हैं, वैसे लापरवाह जो होता है उसे बोलते हैं बेखबर, या कह सकते हैं जिस बात की खबर नहीं हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर। कि यहाँ कहने का तात्पर्य लेखिका का यह है कि नानी खुद अपनी आज़ादी, यानी वो खुद भी क्या नहीं थी, नानी आज़ाद नहीं थी, यानी अपनी आज़ादी से भी क्या थी, बेखबर थी, यानी लापरवाह थी, यानी उनकी खुद की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी था प्यारेलाल, या स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो उसके मन में भावना थी, वो अंतिम समय में प्रकट होती है। और देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, और जुनून बोलते हैं, वैसे जुनून का अर्थ होता है दीवानगी, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनके मन में ऐसी दीवानगी थी या ऐसा जुनून था, ये किसी ने नहीं सोचा था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जाने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, यानी नाना विलायत में पढ़कर आए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, न उनकी साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से ज़रूर उन्होंने जिया। पारंपरिक में मूल शब्द हैं परंपरा, और परंपरा में इक प्रत्यय क्या हुआ है, जुड़ा है, और शब्द बन जाता है। परंपरा में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो पारंपरिक, यानी इक प्रत्यय जुड़ने पर जो पहला वर्ण है या प्रारंभिक वर्ण है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका आगे कह रही है कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। एक बार वापस देखें। खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान का अर्थ है यहाँ पर परीक्षा। तो ICS की परीक्षा में बैठने से क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था, यानी एक धेला नहीं था। पुश्तैनी यानी पैतृक, पुश्तैनी का अर्थ क्या होता है, पैतृक, यानी पैतृक बोल सकते हैं हम। पुरखों से प्राप्त जो धन मिलता है उसको एक धेला का अर्थ यहाँ पर है धन से या पैसों से। तो जो पुश्तैनी पैसा होता है या जो संपत्ति के रूप में अपने पुरखों से मिलता है वो लेखिका के पिता को बिल्कुल नहीं था। और माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने को क्या हो गई, मजबूर। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती, जिसमें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। चनका खा जाना बोलते हैं मुड़ जाना या दर्द होना, मुड़ जाना या
दर्द होना, इसको दर्द होना भी बोलते हैं। यानी लेखिका की जो माँ है उसको खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था और बहुत भारी होती थी, इसलिए जो खादी की साड़ी पहनती थी उसके कारण उसकी माँ की जो कमर है वो दर्द करने लग जाती थी और रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का क्या करती, अभ्यास करती थी, जिसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, यानी शर्मिंदगी उठानी न पड़े, यानी लज्जित नहीं होना पड़े। इसका वो पूरे रात प्रयास करती थी कि दिन में दूसरों के सामने जब साड़ी पहने तो शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। वे कुछ ऐसे नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। यानी वे कुछ ऐसे नाजुक थी, यानी लेखिका की जो माँ है वो ऐसी नाजुक थी, नाजुक का अर्थ होता है कोमल, तो वे ऐसी कोमल थी कि उन्हें देखकर उनकी सास अर्थात जो लेखिका की दादी है वो कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। छीके पर टांगना यानी सुरक्षित रखना। छीका बोलते हैं हम कमरे के काफ़ी ऊंचाई पर छत से बंधा हुआ दूध जो दही के बर्तन रखने के लिए रस्सियां लटकाई जाती है या रस्सियां लटकाकर जो जाला बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, छीका। यानी कमरे के ऊपर छत से बंधा हुआ दूध दही के बर्तन रखने के लिए 3 रस्सियों को लटका करके बनाया गया एक जाली नुमा एक जाल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, छीका। गनीमत ये थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। यानी जो लेखिका हैं उसकी माँ अत्यधिक कोमल थी, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी से विवाह होने के उपरांत उन्हें भी काफ़ी संघर्षों से अब गुजरना पड़ा। क्यों नहीं की, उसकी 2 वजह थी। पहली ये कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। उसकी 2 वजह थी, तो वजह का अर्थ है उसकी 2 क्या थे, कारण थे। तो उसकी 2 वजह थी, यानी अर्थात 2 कारण थे। वो 2 कारण कौन कौन से थे? पहली ये कि हिंदुस्तान के तमाम जो वासिंदे हैं, वासिंदों का अर्थ है निवासी, यानी हिंदुस्तान के जो तमाम निवासी हैं, तमाम वासिंदों अर्थात निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत। अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित। अभिभूत बोलते हैं प्रभावित को। तो साहबों के क्या थे, खासे प्रभावित थे। और मेरे जो नाना हैं वो पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में क्या थे, अंग्रेज। यानी उनका रहन सहन और व्यवहार सारा क्या था, अंग्रेज़ों के समान था। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत यानी प्रशंसा या यश के लिए सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरपिरे लड़के को अपना नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। परिकथा यानी परियों की कहानी।
नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। जो अर्थात नानी की जो अंतिम जिद थी, सनक भरी ख्वाहिश यानी आखिरी जो सनक भरी अर्थात जिद भरी आखिरी जो ख्वाहिश थी, और नाना की इसके लिए जो रजामंदी थी अर्थात जो मंजूरी थी, वे क्या थी? रोमांचक उपकथाएं यानी सहायक क्या थी? कहानियाँ, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म बोलते हैं जादू को। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। गाढ़ा का अर्थ होता है गहरा और शख्सियत का अर्थ होता है व्यक्तित्व, यानी माँ का अपना क्या था? एक व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस ठोस का तरह घुल मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। गैर दुनियादारी का अर्थ है संसार में प्रचलित तरीकों से अलग, निष्पक्षता यानी पक्षपात से दूर या तटस्थ रहना, परिजात यानी परियों की संतान, ठोस का अर्थ होता है पक्का, हवाई का अर्थ कह सकते हैं हम कल्पना से युक्त, ज़बानी यानी मौखिक राय सलाह जो है ली जाती थी, और वो जो सलाह होती थी पत्थर की लकीर यानी अटल उसको माना जाता था। तो हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय यानी मौखिक सलाह जो है उनकी माँ की ली जाती थी, और वो पत्थर की लकीर यानी जो सलाह देती थी उनकी माँ, वो अटल माना जाता था, यानी पत्थर की लकीर की तरह उसको क्या किया जाता था? निभाया जाता था। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।